नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार युग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर, ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि थोड़ा रीजनिंग से हटके है। यानी हटके है तो कौन सा वो टॉपिक है? तो टॉपिक आपको दिख रहा होगा बोर्ड में। यानी हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण प्रकरण के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि है क्या? उपसर्ग और प्रत्यय। हमने जब संधि और समास को पढ़ा था तब बताया गया था कि अगर शब्द निर्माण की इकाई की बात करें, शब्द संरचना की बात करें, तो शब्द संरचना में हमारी 4 प्रकार की प्रक्रियाएं, ये 4 इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो वो एक संधि के माध्यम से हम शब्द संरचना कर सकते हैं और समास के माध्यम से हम नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा और अगर कोई चीज़ है शब्द निर्माण की इकाई के रूप में, तो वो है उपसर्ग और प्रत्यय। यानी उपसर्ग के माध्यम से भी आप एक नए शब्द का निर्माण कर सकते हो और प्रत्यय के माध्यम से भी नए शब्द की संरचना होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से शब्द संरचना की इकाई की बात करें तो शब्द संरचना की इकाई 4 हो जाती है। कौन कौन सी? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि और समास को तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको संपूर्ण हिंदी से संबंधित प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में अभी तक की जितनी भी वीडियो पढ़ चुके हैं हिंदी से रिलेटेड, सारे वीडियो अपलोड हैं। तो आप जाइए वहाँ देखिए और इसको समझते हैं अब कि संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय में हमने बताया कि संधि पढ़ चुके हैं, समास पढ़ चुके हैं और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उपसर्ग तथा प्रत्यय। क्या है उपसर्ग तथा प्रत्यय? दोनों में अंतर है। उपसर्ग अलग चीज़ होती है, प्रत्यय अलग चीज़ होती है, लेकिन दोनों का काम होता है बेटा शब्द निर्माण, यानी शब्द संरचना करना। तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से उपसर्ग शब्द संरचना करता है और किस प्रकार से प्रत्यय अपनी भूमिका द्वारा शब्द संरचना में योगदान करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब कि सबसे पहले जानेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग एक प्रकार से वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या अर्थ में विशेषता लाते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ में प्रभाव उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं और एक नया शब्द निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से उपसर्ग की भूमिका कुछ इस तरह की है कि वो पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय की भूमिका कुछ इस प्रकार से है कि वो अंत में जुड़ करके नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन दोनों क्या करते हैं? दोनों नए शब्द के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें उपसर्ग की बेटा, तो देखिए उपसर्ग उपधन सर्ग से मिलकर बना हुआ है। अब इसमें उप क्या है? आप कहोगे सर जी उप क्या है? एक प्रकार से उपसर्ग ही है ना। और उप धन सर्ग से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें उप का अर्थ हो जाता है निकट या समीप और सर्ग का मतलब होता है भाग। यह कहीं कहीं आपको मिलेगा सर्ग का मतलब सृजन करना। इस प्रकार से उप धन सर्ग से तात्पर्य हो जाता है निकट आकर के या समीप आकर के सृजन करना। किस चीज का सृजन करना? तो एक नए शब्द का सृजन करना, एक शब्द का सृजन करना, यानी नए शब्द का निर्माण करना। और नए शब्द के निर्माण में ही उपसर्ग क्या करता है? अपनी भूमिका अदा करता है ना। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उपधन सर्ग से मिलकर के बना है और ये उपधन सर्ग एकमात्र संयोग है। क्यों?
क्योंकि ना तो इसमें संधि है ना तो इसमें समास प्रक्रिया है, ये एकमात्र संयोग है। क्यों? क्योंकि जब संधि होती है तो संधि में आपने देखा होगा कि कुछ नियम लगते हैं। यानी नियम लगने का मतलब है कि दो निकटतम वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें बदलाव उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे उप धन सर्ग बराबर उपसर्ग, किसी प्रकार के निकटतम वर्णों में बदलाव उत्पन्न नहीं हुआ है। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे मात्र और मात्र क्या हुआ है? संयोग हुआ है, और संयोग मात्र से बना हुआ है उपसर्ग, जिसका तात्पर्य है समीप आकर के सृजन करना, यानी हम कह सकते हैं कि नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी फिर। क्यों? क्योंकि निकट आकर के सृजन करना, कहीं कहीं आपको मिलेगा सर्ग का मतलब भाग होता है। क्या? क्यों? जब आप नाटक देखते होगे या कोई नाटक पढ़ते होगे, अभिज्ञान शाकुंतलम ले लो, चाहे कोई भी ले लो, तो उसमें सर्ग होते हैं यानी भाग होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे है कि पास का भाग, किसी शब्द के पास का हिस्सा या शब्द का हिस्सा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। जैसे उपहार, अब इसमें मूल शब्द हार है, उप उसका क्या है बेटा? भाग है। तो कह सकते हैं कि शब्द का भाग ही क्या है? उपसर्ग है। लेकिन हमें जानने की जरूरत ये पड़ेगी कि कौन सा भाग होगा आखिर उपसर्ग। क्या उपहार में हार है उपसर्ग कि उप है उपसर्ग? तो हमें जानने की जरूरत पड़ेगी, और ये चीज़ हम तब जानेंगे जब हम इसके परिभाषा को अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए इसके परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या कहता है? वे शब्दांश, इस चीज़ को गौर करिएगा, ठीक है, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें चमत्कार पैदा कर दे या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यहाँ शब्दांश से क्या तात्पर्य है? आपको अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए भाषा के अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप कहोगे शब्द है। तो शब्द का अंश, यानी अगर पूरा शब्द ले लिया जाए, हमने ले लिया, क्या ले लिया? उपसर्ग ले लिया, तो इस उपसर्ग में इसका शब्दांश क्या हो जाएगा कि इसका छोटा सा हिस्सा, कोई भी शब्द ले लो आप, उस शब्द का अगर आप कोई भी हिस्सा ले लोगे तो वो शब्दांश कहलाएगा। कैसे? क्योंकि आप उस पूरे शब्द से अगर उसका हिस्सा तोड़ दोगे, उसका अंश निकाल लोगे, तो वो उस शब्द का अंश कहलाएगा। यानी एक पूर्ण रूप से कहा जाए तो वो क्या कहलाएगा? शब्दांश कहलाएगा। शब्द अंश यानी शब्द का अंश, शब्द का हिस्सा, और ये जो उपसर्ग होते हैं वो एक प्रकार से शब्दांश होते हैं, ना कि पूर्ण शब्द होते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि इनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता, या कह सकते हैं कि इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। जब भी ये प्रयोग किए जाएंगे किसी शब्द के साथ लग करके प्रयोग किए जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि ये शब्दांश होते हैं, यानी ये शब्द के क्या होते हैं बेटा? अंश होते हैं। ठीक है, तो ये शब्दांश क्या होते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसमें चमत्कार पैदा कर दे या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? उपसर्ग कहलाते हैं। अब मैंने ये क्यों लिखा कि चमत्कार उत्पन्न करते हैं या शब्द को प्रभावित करते हैं? मैं सीधे ये भी तो लिख सकता था कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर दे, क्या कहलाएगा? शब्दांश कहलाएगा, यानी उपसर्ग कहलाएगा। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों। उपसर्ग के लक्षण होते हैं, उपसर्ग की विशेषता होती है। क्या क्या विशेषता होती है? कि वो किसी शब्द के पहले लग करके हो सकता है कि उसका अर्थ बदल दे, और ये भी हो सकता है कि उसके अर्थ में विशेषता ला दे, और ये भी हो सकता है कि उसको प्रभावित कर दे, यानी एक नए शब्द का निर्माण कर दे, है ना। क्योंकि अगर वो अर्थ बदलेगा तो एक प्रकार से विलोम हो जाएगा। अगर यानी उसका अर्थ उल्टा कर दे तो विलोम हो सकता है। अगर उसमें चमत्कार पैदा कर दे तो उसमें सुंदरता यानी विशेषता प्रकट कर सकता है, और एक नए शब्द का निर्माण करेगा तो उस शब्द को ही क्या करेगा बेटा?
प्रभावित कर देगा। यानी कह सकते हैं कि ये जो उपसर्ग होते हैं ये शब्द से जुड़ करके एक नया प्रभाव उत्पन्न करते हैं, एक नया चमत्कार उत्पन्न करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे मैंने लिया जैसे मैंने एक शब्द ले लिया हार, अब इसमें मैंने प्रति लगा दिया, यानी प्रति उपसर्ग लगाया तो हो गया प्रतिहार। यानी यहाँ पे पूर्ण रूप से अर्थ ही बदल गया, अर्थ उल्टा नहीं हुआ, यहाँ पे अर्थ बदल गया। यानी हार शब्द में प्रभाव उत्पन्न कर दिया। क्या प्रभाव उत्पन्न किया? यानी प्रतिहार। और प्रतिहार का मतलब हो जाता है एक द्वारपाल, होता है ना। जैसे कि हार, हार तो एक हो जाएगी, पराजय कह दो या गले का हार कह दो, लेकिन जब इसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हो जाता है एक प्रकार से क्या, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, द्वारपाल। और इसी में अगर हम प्र उपसर्ग लगा दे बेटा तो ये हो जाता है प्रहार, यानी वार का पर्यायवाची बन जाता है। और इस प्रकार से ये अपना इस हार शब्द में प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अगर मैं लेता हूँ सुंदर शब्द, क्या लेता हूँ बेटा, एक सुंदर शब्द मैंने लिया और सुंदर में मैंने लगाया अ उपसर्ग। क्या लगाया बेटा, अ उपसर्ग लगाया, तो अ उपसर्ग लगाने पर इसका अर्थ बदल गया, यानी अर्थ उल्टा हो गया। क्या हो गया, सुंदर नहीं, यानी बदसूरत। और इसी में मैंने, इसी सुंदर में मैंने एक नया उपसर्ग लगाया अति, तो ये हो गया अति सुंदर। यानी इस सुंदर में, यानी उसके सुंदरता में क्या उत्पन्न कर दिया बेटा, विशेषता उत्पन्न कर दिया। यानी कह सकते हैं कि उसमें चमत्कार उत्पन्न कर दिया। तो यहाँ पे हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें चमत्कार उत्पन्न करते हैं या उसमें प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वे सभी शब्दांश क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्दों में ये अर्थ उल्टा करते हैं और बहुत सारे शब्दों के पहले जुड़ करके उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, यानी एक नए शब्द बना देते हैं। और बहुत सारे शब्दों से जुड़ करके ये उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, यानी उसमें विशेषता प्रकट कर देते हैं, उसमें अति संयुक्ति उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये रही उपसर्ग की बात। अब हम जानेंगे जैसे ज्ञानी। ठीक है, अब ज्ञानी से हो गया क्या, अज्ञानी। यानी यहाँ पे इसने अर्थ का उल्टा किया, अर्थ को विलोम में परिवर्तित किया, परंतु यहीं पे अगर अति ज्ञानी लगा दिया जाए, यानी अति उपसर्ग लगा दिया जाए, तो उसके अर्थ में विशेषता, अर्थ को उसने बदला नहीं है। ठीक है, अर्थ को उसने बदला नहीं है, बल्कि उसके अर्थ में, उसके शब्द में एक नई विशेषता ला दी है, उसमें एक प्रभाव उत्पन्न कर दिया है। तभी हम कहेंगे कि ये उपसर्ग जो होते हैं ये शब्द को प्रभावित करते हैं, ये शब्द में चमत्कार लाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगर बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय की जब बात करते हैं तो ये प्रतिधन अय, यानी प्रतिधन अय से मिलकर के बना होता है, जिसमें प्रति भी क्या है, एक उपसर्ग है ना। प्रतिधन अय, प्रति भी एक क्या है, उपसर्ग है। यानी प्रत्यय जो बना हुआ है शब्द, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है अनुयायी और अय का अर्थ हो जाता है आना। इस प्रकार से पीछे आकर के जुड़ जाना, पीछे जुड़ना, यानी किसी के फॉलोअर बनना, किसी का अनुयायी बनना। और प्रत्यय हमेशा और हमेशा किसी शब्द के अनुयायी ही बनते हैं, यानी शब्द के पीछे ही जुड़ते हैं, है ना। इसीलिए इसका अर्थ है प्रतिधन अय, अनुयायी, पीछे, अय का मतलब होता है आना। इस प्रकार से पीछे जुड़ना, और किसके पीछे जुड़ना, किसी शब्द के, मूल शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देना या उसके अर्थ में विशेषता ला देना, क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ये किसका काम होगा, प्रत्यय का काम होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी विशेषता को यानी परिभाषा को जानेंगे। परिभाषा क्या कहती है, वे शब्दांश यानी कह सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि उपसर्ग और प्रत्यय निम्नलिखित में से होते हैं, शब्दांश, वाक्य, शब्द या वर्ण, तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप आंसर दोगे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। ठीक है, तो हम इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे,
वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द को प्रभावित करे या उसमें चमत्कार पैदा करे क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं? वे सभी शब्दांश क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी उपसर्ग में वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय में वे शब्दांश जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं, है ना। यानी अगर मैं कहूँ कि कोई ये शब्द है, ठीक है, और अगर इधर जुड़ता है तो ये प्रत्यय होगा, और अगर ये पहले जुड़ता है तो ये बेटा क्या होगा? उपसर्ग होगा, है ना। ये रही परिभाषाएं। ठीक है, अब हम अगला शब्द जानेंगे। ठीक है, यानी चलो इसकी पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पढ़ाई, तो अब इसमें आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है ना। आई प्रत्यय जुड़ा, पढ़ाई यानी पढ़ना में आई प्रत्यय जुड़ गया। इस प्रकार से यह आई प्रत्यय हो गया और पढ़ से क्या बन गया? पढ़ाई, यानी क्रिया से बन गई क्या बेटा? संज्ञा बन गया, है ना। और इसमें घबराहट, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? हट प्रत्यय जुड़ा हुआ है। चचेरा, चचेरा से क्या हो गया? एरा प्रत्यय जुड़ा है। समाज, समाज में इक प्रत्यय जुड़ता है तो ये नया शब्द बन जाता है सामाजिक का। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट कह रहा है इनका अपना स्वतंत्र निश्चित अर्थ नहीं होता। किनका नहीं होता है? उपसर्ग का, यानी उपसर्ग का अपना स्वतंत्र व निश्चित अर्थ नहीं होता। क्या तात्पर्य है इसका? यानी जो उपसर्ग होते हैं वो एक शब्दांश होते हैं और इन शब्दांशों का अपना निश्चित कोई अर्थ नहीं होता और इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। क्यों? चलो जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मैं कह दूं ज्ञानी, गौर से समझना, अगर मैं कह दूं ज्ञानी और इसमें एक उपसर्ग लगा हुआ है अज्ञानी, तो क्या? यानी ज्ञानी नहीं है। ठीक है, वो बुद्धिमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वह बुद्धिमान नहीं है। तो क्या यहाँ पे आ उपसर्ग का अर्थ नहीं होगा? नहीं दोस्तों, कोई भी उपसर्ग है उसका निश्चित अर्थ नहीं होता, बल्कि उनका प्रयोग किसी न किसी अर्थ में लेते हैं। जैसे यहाँ पे ज्ञानी है तो मैंने यहाँ से क्या बोल दिया? अप्रत्यय लगा करके अज्ञानी बना दिया, तो यानी कह सकते हैं राम अज्ञानी है, यानी राम ज्ञानी नहीं है। तो यहाँ पे जो अप्रत्यय जुड़ा है इसका अर्थ हम नहीं के रूप में लेते हैं, परंतु इसका अर्थ नहीं होता। ठीक है, इसका निश्चित रूप से अगर अर्थ नहीं होता, चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि आ का मतलब नहीं होता है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लो राम ज्ञानी है तो इसका हो जाएगा राम अज्ञानी है। ठीक है, तो अगर 1 मिनट के लिए हम अगर कह देते हैं राम अज्ञानी है, यानी इसका अर्थ क्या हो जाता है? राम ज्ञानी नहीं है ना। अगर आ का अर्थ हमेशा और हमेशा निश्चित रूप से नहीं होता है बेटा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि राम ज्ञानी आ है ना। राम ज्ञानी आ है, तब भी वही अर्थ निकलना चाहिए कि राम ज्ञानी नहीं है। लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि राम ज्ञानी नहीं है तो नहीं के स्थान पर आप आ लगा दो। आ हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आ एक प्रत्यय है, आ एक उपसर्ग है और उपसर्ग का कोई भी निश्चित अर्थ नहीं होता है। हम इनका प्रयोग शब्द के अनुसार लगाते हैं। जैसे अज्ञानी में आ का मतलब हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? ज्ञानी नहीं है, यानी नहीं के रूप में प्रयोग करते हैं। अगर हम कह दें अजीवन, तो यहाँ पे आ का मतलब क्या हो जाएगा? अगर आ का मतलब नहीं होता तो यहाँ भी कह देते हैं जीवन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पे जीवन में हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो आ का अर्थ वहाँ पे हो जाता है जीवन तक, है ना। वहाँ पे आ का अर्थ हमने क्या लिया? तक लिया। इस प्रकार से इन उपसर्गों का निश्चित अर्थ नहीं होता है, हम शब्दों के अनुसार उनके अर्थ परिवर्तित करते रहते हैं, यानी शब्दों के अनुसार हम इनके अर्थ क्या करते हैं बेटा? बदलते रहते हैं। समझ में आया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी प्रकार से प्रत्यय का भी अपना स्वतंत्र व निश्चित अर्थ नहीं होता है। सेम कंडीशन जो यहाँ थी वही चीज़ यहाँ है, यानी ना तो उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ होता है, ना तो प्रत्यय के अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं। ठीक है, और इनके अपने स्वतंत्र अर्थ नहीं होते हैं तो इनका हम स्वतंत्र रूप से भाषा में या वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, है ना। क्यों? चलिए इसको और समझते हैं हम। क्या समझते हैं? इसको और समझते हैं कि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। मैं दूसरे वे में समझाता हूँ। अगर मैं पूछूं कि बेटा बताओ कि किसी भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। पर ये उपसर्ग और प्रत्यय तो शब्द होते ही नहीं हैं, और वहाँ पे क्या है कि भाषा में अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई ही शब्द होती है, और ये तो शब्द से भी छोटे होते हैं, यानी शब्द के अंश होते हैं। तो इनका तो कोई अर्थ होगा ही नहीं, है ना। चाहे वो उपसर्ग हो चाहे वो प्रत्यय हो, दोनों का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि अर्थ पूर्ण शब्द ही होते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं। अगर शब्द से हम छोटी चीज़ ले लें या उसका शब्दांश ले लें तो उसका निश्चित अर्थ नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वो आर्थिक शब्द नहीं होंगे। यानी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं कि वो सार्थक शब्द नहीं होते। उपसर्ग और प्रत्यय सार्थक शब्द नहीं होंगे, इसीलिए इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इनका जब निश्चित अर्थ नहीं होता है तो इनका हम किसी भाषा में या किसी वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं करते, है ना। इसी प्रकार से प्रत्यय का भी स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं करते। किस में नहीं प्रयोग करते? वाक्य में नहीं प्रयोग करते, भाषा में प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और अगर इनका कहीं प्रयोग होता भी है, अगर आपको कहीं मिल जाए प्रति, सिर्फ प्रति मिल जाए कि प्रति 1 किलो, ठीक है, या कह दे कि राम आ है, ठीक है, या कह दें कि राम उप, तो वहां पे अगर इनका प्रयोग होता भी है बेटा तो वो उपसर्ग के रूप में नहीं होता, बल्कि आप किसके रूप में कर सकते हो? विशेषता के रूप में कर सकते हो, आप विशेषण के रूप में कर सकते हो, आप सर्वनाम के रूप में प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय के रूप में नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वाक्य में या किसी भाषा में स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग कतई नहीं होता है। इसलिए नहीं होता क्योंकि इनका स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है तो हम इनका प्रयोग करके करेंगे क्या? क्या अर्थ निकालेंगे हम? क्या ऐसे बोलेंगे कि राम ज्ञानी आ है, तो आ का तो कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो हम उपसर्ग के रूप में कभी भी इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं करते हैं। जहाँ भी प्रयोग इनका होगा तो हो सकता है कि वहाँ विशेषण के रूप में किया जाए या वहाँ पे संज्ञा सर्वनाम आदि के रूप में किया जाए। ठीक है, तो चलिए हमने ये पॉइंट भी अच्छे से क्लियर कर लिया कि इनका किसी भाषा या वाक्य में स्वतंत्र प्रयोग भी नहीं होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट जानेंगे कि इनका प्रयोग विकारी शब्दों के पूर्व में होता है, यानी उपसर्ग का प्रयोग विकारी शब्दों के रूप में प्रयोग होता है और प्रत्यय का भी प्रयोग विकारी शब्दों के अंत में ही होता है। ऐसा क्यों? गौर से समझना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने शब्द को पढ़ा होगा, अगर हम शब्द रूपांतर यानी रूपांतर के आधार पर अगर जाने तो शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी की परिभाषा क्या होती है? तो अविकारी की परिभाषा होती है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं कि वे इनके प्रभाव से अपना रूप नहीं बदलते हैं। इनके प्रभाव से वे शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं, यानी उन शब्दों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। पर उपसर्ग और प्रत्यय के लक्षण ही हैं कि शब्द में परिवर्तन ला देना, है ना। तो जब अविकारी शब्दों में किसी प्रकार का परिवर्तन ही नहीं होना है तो उनके साथ इनका प्रयोग भी नहीं कर सकते, है ना। क्या करेंगे प्रयोग करके? जब उनका रूप ही नहीं बदलना है और रूप उनका बदलना नहीं है तो उनमें प्रयोग भी नहीं होना है। यानी हम कह सकते हैं
कि ये उपसर्ग और प्रत्यय सिर्फ और सिर्फ विकारी शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं, क्योंकि विकारी शब्द ही अपना रूप परिवर्तित कर सकते हैं और उनके साथ लग करके, आगे जुड़ करके या पीछे जुड़ करके उनके रूप में परिवर्तन ला देते हैं। उनके अर्थ में परिवर्तन ला देना, उनके शब्द में विशेषता ला देना क्या है, इनका काम है ना। उपसर्ग और प्रत्यय यही तो करते हैं ना, उपसर्ग और प्रत्यय यही तो होते हैं ना जो रूप बदल देते हैं, है ना। और जब अविकारी शब्द रूप ही नहीं बदलते हैं तो उनके साथ प्रयोग भी नहीं होते हैं। यानी हमने एक पॉइंट समझा यहाँ से कि जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे, जब भी हम पहचानने की कि मूल शब्द क्या है, तो उपसर्ग को जब हटाओगे तो वहाँ आपको विकारी शब्द ही मिलेगा। अगर आप प्रत्यय हटाओगे तो जो भी मूल शब्द बचेगा वो एक विकारी शब्द ही बचेगा, है ना। यानी अविकारी शब्द तो होगा ही नहीं, क्योंकि अविकारी शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं ले लूं प्रत्येक, चलो समझते हैं। मान लो यहां से लिया हमने प्रत्येक, प्रतिधन एक। अब यहां से मैंने किया प्रतिधन एक, यहां से उपसर्ग क्या निकला, उपसर्ग क्या निकला, प्रति, और मूल शब्द जो निकला वो निकला एक, यानी ये एक विकारी शब्द है। यहाँ पे जो एक शब्द आया है वो विकारी शब्द है, और विकारी शब्द में कौन सा है, आप कह दोगे कि ये संख्यावाचक विशेषण है, और विशेषण जो होते हैं वे विकारी शब्द ही होते हैं। चलो हमने लिया एक नया शब्द ले लिया प्रतिहार, है ना। अब प्रतिहार में हमने क्या जोड़ा, प्रतिहार। यहाँ से हम उस शब्द को लेंगे जो विकारी शब्द होगा वही मूल शब्द होगा, यानी यहाँ पे एक हार शब्द, ठीक है। प्रतिहार, हार शब्द मूल शब्द है, हार शब्द ही विकारी शब्द है, इसीलिए कहेंगे यहाँ पे हार मूल शब्द हो जाएगा, और प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आजीवन, आजीवन में जब हम संधि विच्छेद करेंगे यानी उनका शाब्दिक विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अ, और यह हो जाएगा जीवन, है ना। तो आजीवन यानी जीवन एक विकारी शब्द है और अ हट जाएगा तो यहाँ से बचेगा विकारी शब्द जीवन, और जीवन एक क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद द्वारा, शाब्दिक विच्छेद द्वारा मूल शब्द की पहचान करेंगे, और जो भी मूल शब्द होगा वो विकारी शब्द होगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया दुकानदार, ठीक है, दुकानदार। अब इसको हमने तोड़ा तो एक निकला दुकान, दूसरा शब्द निकला दार। अब क्या दार का कोई निश्चित अर्थ है क्या, है दार क्या कोई विकारी शब्द है क्या, नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो विकारी शब्द निकला यहाँ पे दुकान निकला, क्योंकि दुकान एक संज्ञा है और संज्ञा विकारी शब्द है, इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे दुकानदार में मूल शब्द हो जाएगा क्या, दुकान, और दार शब्द क्या हो जाएगा, प्रत्यय। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला पॉइंट जानेंगे। अगला पॉइंट क्या है, देखिए ये समझ में आ गया, विकारी शब्दों के अंत में प्रयोग होता है और उपसर्ग क्या होते हैं, विकारी शब्दों के पूर्व में प्रयोग होते हैं, और हमेशा विकारी शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक नोट है नीचे कि उपसर्ग व प्रत्यय दोनों अव्यय स्वरूप होते हैं, यानी अव्यय नहीं होते। क्यों अव्यय नहीं होते हैं, और अव्यय के जैसे होते हैं लेकिन अव्यय नहीं होते। मतलब कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, जो का त्यों होते हैं, इनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं ये अव्यय के जैसे होते हैं। हमने इन्हें पूर्ण रूप से अव्यय की संज्ञा क्यों नहीं दी। तो सोचो, जो अव्यय शब्द बेटा होते हैं वो एक प्रकार से शब्द होते हैं, है ना, और शब्द के निश्चित अर्थ होते हैं, परंतु उपसर्ग और प्रत्यय तो क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, जिनके अपने स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होते, निश्चित अर्थ भी नहीं होते हैं, और जिनके अर्थ नहीं होते हैं वे शब्द नहीं हो सकते। परंतु यहाँ पे जो अव्यय होते हैं वे तो बेटा क्या होते हैं, शब्द होते हैं, है ना। इसलिए हम कहेंगे कि ये अव्यय स्वरूप होते हैं, यानी अव्यय के जैसे होते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और जानो कि जो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं तो उपसर्ग का प्रयोग यानी उपसर्ग के प्रयोग से हम संधि बना सकते हैं,
उपसर्ग के प्रयोग से हम समासिक पद बना सकते हैं और उपसर्ग के प्रयोग से हम क्या संयोग यानी संयोग के माध्यम से भी क्या करते हैं बेटा, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हम प्रत्यय की बात करते हैं तो इनके प्रयोग से संधि पद नहीं बनते हैं, परंतु क्या बन जाते हैं, समासिक पद बन जाते हैं। ठीक है, इनके प्रयोग से। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि दुकान धनदार, आप कहोगे दुकानदार। अब दुकानदार में यहाँ पे दुकान और दार, यहाँ से समासिक पद तो बनेगा लेकिन संधि नहीं बनेगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि दो निकटतम वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है और प्रत्यय के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जब भी ये होता है बेटा तो ये देखो, मैं एक देता हूँ आपको, जैसे मैंने लिखा समाज धन इक, है ना, तो इसका जो प्रत्यय के जो नियम होते हैं बेटा, तो अगर जो प्रत्यय का पहला शब्द है, गौर करना, ध्यान देना, जो प्रत्यय का पहला शब्द है अगर वो व्यंजन होगा तो सीधे और सीधे संयोग द्वारा जुड़ जाएगा, और अगर वहाँ पे पहला शब्द स्वर होगा तो वह पहले शब्द के साथ यानी पहले शब्द के अंतिम अक्षर के साथ सिर्फ और सिर्फ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ जाएगा, तो यहाँ से देखो, सामाजिक यानी मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा और किसी प्रकार का वहाँ पे विकार उत्पन्न नहीं करता है ना। इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई संधि नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे क्या हुआ है, एक संयोग हुआ है मात्र, यानी मात्राओं में थोड़ा हूबहू उसकी मात्रा लग गई है, मात्राओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि प्रत्यय का प्रयोग संधि पद में नहीं होता, यानी इनके प्रयोग से संधि पद नहीं बना सकते, परंतु हम समासिक पद बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रही आपके उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित तुलनात्मक अध्ययन। अब हम जानेंगे थोड़ा इनके बारे में अलग अलग से कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं और उपसर्गों की संख्या क्या होती है आदि के बारे में हम इसके अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए युग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।